register now. Hey guys, a very warm welcome to the second session of Globalization and the Indian Economy. I am Ankara, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you doing absolutely amazing. Guys, a very happy Diwali and a happy Dhanteras. Dhanteras to aaj hai. A very happy Diwali in advance for the people who won't be watching my videos, let's say after 2 days. Okay, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर दैट, दिवाली धमाका. गाइज, आई क्विकली वांट टू रिमाइंड यू पीपल अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. आपको पता है आपके जितने सारे भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक चीजों को लेकर के, नोट्स को लेकर के इश्यूज है कि मैम कौन सा नोट्स रेफर करिए. अभी प्री बोर्ड से, बोर्ड से इतना कुछ है, स्ट्रेस सर पे, टेस्ट असाइनमेंट्स इनफ नहीं है प्रैक्टिस के लिए, एनटीएससी एग्जाम्स है, ये है वो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कितने सारे, शेड्यूल प्रॉपर आपके मन का नहीं मिल पा रहा है, कभी कोचिंग क्लासेस हो जा रही है, कभी स्कूल की क्लासेस हो जा रही है. ऐसे में टाइमिंग कौन सा हो जो हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल हो, और ऑफ कोर्स लैंग्वेज हमारी मर्जी का होना चाहिए. इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, हिंदी चाहिए तो हिंदी, जो भी चाहिए. ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं सॉर्ट विद वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. एंड ऑल ऑफ दिस कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बोनसेस. आपको मिलेगी अनलिमिटेड क्लासेस और सारी की सारी लाइव बच्चा पार्टी, एंड देन ऑफ कोर्स एक्सेस टू ऑल माइक्रो सेशंस. एक टॉपिक समझ नहीं आया, कोई स्ट्रेस नहीं है, हर टाइम माइक्रो सेशंस होते रहते हैं. जब जो भी हो रहा है अटेंड कर लो. क्रैश कोर्सेज को एक्सेस मिल जाएगा सारे क्रैश कोर्सेज के लिए. इन क्लास लाइव क्विजेस होंगी जो आपको लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगी, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन. आई थिंक दैट्स अ डील ब्रेकर फॉर मी. वो मेरे लिए बिल्कुल, मतलब अगर मुझे पर्सनलाइज अटेंशन मिलती तो मैं तो उसी टीचर से पढ़ूं भाई, मेरे लिए तो ऐसा ही रूल है. तो आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस, एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन सॉर्टेड फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर जो पिन है कमेंट सेक्शन में वहां चले जाओ. धमाका ये है कि ये सब कुछ, ये सारा सब्सक्रिप्शन जितने भी प्लान है बच्चा, ये 50% ऑफ पे मिल रहा है दिवाली के ओकेजन पे. आपको करना क्या है, लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाओ, अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो, जितनी भी डिटेल्स है सब देखो, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने, 6 महीने का ऑप्शन आएगा, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स, व्हिचएवर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर यू. आपको जो सबसे सॉर्टेड लगता है वो वाला प्लान फट से पिक करो. आपको लगता है बिल्कुल बोर्ड डिले होने वाला है तो 6 महीने का पिक करो, 3 महीने का पिक करो, नहीं तो हमारे साथ साथ फटाफट सब कुछ फिनिश कर लेना. ये सब कुछ 50% पे अवेलेबल है. आप देखो 6 महीने का जो 11,499 के लिए था, it's now gonna come for some 5,000 rupees. All of this at 50% discount. All you need to do is use the code ANKPRO. ठीक है, ये वाला कोड लगाओगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, कमेंट सेक्शन में भी पिन है. चलो अब शुरू करते हैं हमारा सेशन डिस्कशन के साथ, हमारे प्रीवियस सेशन के आंसर का. द आंसर इज ए, द मेन मोटिव इज टू इंक्रीज देयर एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स. इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे. किन लोगों ने सबसे जल्दी जवाब दिया है? प्रियंका पाठक, दिव्यांका रामवत एंड लक्ष्य राज have made their place on the leaderboard. My heartiest congratulations to all my dear students who have made it to the leaderboard. और जो लोग थोड़े से इसे मिस करके गए हैं बच्चा, आपके लिए मैं फटाफट ये न्यूज दे देना चाहती हूँ कि आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है. हमने जवाब वहीं से उठाया है, ना कि लाइव चैट में. एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, तभी आपका नाम यहाँ आएगा. इन बच्चों ने किया हुआ है सब्सक्राइब तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, ताकि आप अगला वीडियो भी मिस ना करो, नोटिफिकेशन आ जाएगी फटाफट. आज के सेशन में हम अपना पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं. हमने फैक्टर्स की बात की थी कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या जो इंपैक्ट करी है ग्लोबलाइजेशन को, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी पिछले सेशन में कवर कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एलपीजी पॉलिसी, देन द डब्ल्यूटीओ, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन की जगह बेसिकली लाइक हाउ कैन इट बी अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, राइट. तो चलो शुरू करते हैं इस पॉलिसी के साथ. बट आप सोचो कि मैम इतने सारे नए टर्म्स आने वाले, लिबरलाइजेशन दिख रहा है, टैक्स बैरियर दिख रहा है, एलपीजी पॉलिसी कुछ बोलने वाले हो. इन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. आई वांट टू स्टार्ट विद द स्टोरी. नाउ व्हाट इज द स्टोरी? द स्टोरी इज ऑफ इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया कैसी दिखती थी?
तो बच्चा अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है, आप देखो कोई भी कंट्री अभी तुरंत तुरंत फ्री हुई है, वो चाहेगी कि फटाफट इकोनॉमिकली ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, बट ये सब इंडिया ने नहीं किया। दे गिव अप, दे सेड नहीं, अभी हमें ये नहीं करना है। अब कोई भी कंट्री कहीं पे भी ऐसे लिमिटेशंस क्यों डालेगी? क्यों किसी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बाकी दुनिया के कंट्रीज के साथ ट्रेड बिजनेस करके अपने मॉडल को, अपनी इकोनॉमी को बड़ा नहीं करना चाहेगी? क्योंकि बच्चा अभी इनके अपने बच्चे जो अपने प्रोड्यूसर्स थे वो थे छोटे 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 नए नए लोग आए थे, राइट? अभी क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स तुरंत तुरंत गए हैं कंट्री को छोड़ करके, लूट पाट मचा करके, सारा धन हमारा लेकर के, सारे पैसे लेकर के छुमंतर हो गए, ठीक है? अब जब तक ब्रिटिशर्स थे, आपको पता है, हमने देखा है नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखा है, ब्रिटिशर्स ने पूरे मार्केट को घेर कर रखा हुआ था, पूरा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। बहुत सारे लोग स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब के थ्रू चाह रहे थे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दे और इंडियन गुड्स को प्रोड्यूस करे, खादी ही पहने। हाउएवर ऐसा कंप्लीटली नहीं हो पाया था, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में नहीं आ पाए थे अब तक। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी अपनी फैक्ट्रीज, हमारे अपने प्रोड्यूसर्स अब बहुत वीक कंडीशन में थे, उनका अपना कुछ भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अभी तुरंत हमारे लिए मैदान खाली छोड़ा था। इस चीज को हमारे रूलर्स ने, हमारे जो गवर्नमेंट रूलर्स थे, जो हमारे मिनिस्टर्स थे, हमारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एवरीवन, दे रियलाइज दिस। उन्होंने, हमारे गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया और इसलिए उन्होंने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है? कुछ एक घेराबंदी कर दी कि भाई अभी बाहर के लोग जो हैं वो हमारे अंदर आकर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी काफी तबाही मचाकर जा चुके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गिव अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर आवर लिटिल बेबीज। ये जो छोटे छोटे नए नए प्रोड्यूसर्स थे, जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, जो स्टैब्लिश हो रही थी, ग्रो कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, इनको प्रॉपर स्पेस दिया ग्रो करने के लिए। क्यों स्पेस दिया? कंपटीशन तो अच्छा होता है ना, कंपटीशन आता तो सब एक दूसरे के साथ फाइट करते, बट बच्चे आप ये सोचो बेटा, अगर किसी ने अभी चलना ही नहीं सीखा है, उसको आप रेस में दौड़ने के लिए लगा दोगे तो वो तो हार ही जाएगा, गिर ही जाएगा और मोटिवेशन भी लो हो जाएगी, करेक्ट? तो ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि पहले हम बच्चों को चलना तो सिखा दे, फिर दौड़ना भी सिखा देंगे और रेस में भी डालेंगे फिर बाकी पूरी दुनिया के साथ। तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जहां वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने पैरों पे चलना सीख सके, क्योंकि अभी दे वर जस्ट बॉर्न, दे वर न्यू बेबीज। तो अब जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो इंटरनल मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग। ये 1950-60s की बात है। अब ऐसा चला अगले 30 सालों तक। उसके बाद 1991 में ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था। वी वर अंडर अ लॉट ऑफ डेट। तो नाउ द गवर्नमेंट रियलाइज आफ्टर ओवरकमिंग दिस क्राइसिस कि नाउ वी नीड टू ओपन द मार्केट, क्योंकि इकोनॉमी अब जो है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो रही है, उसको ग्रो करना होगा। ग्रो करने के लिए हमें बाकी लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करना होगा, एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज दैट दिस रिस्ट्रिक्शन, ये जो एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट की थी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अपने लोगों को देने के लिए, उस बाउंड्री को अब ब्रेक करके बाकी लोगों को भी अंदर आने देना होगा और हमारे लोगों को भी बाहर जाने देना होगा। ये हो गई कहानी। अब इसके थ्रू मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स समझा देती हूँ। ये जो बाउंड्री बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसे कहते हैं टैक्स बैरियर्स, ठीक है? बेसिकली जो भी लोग आते या जो भी लोग जाते, जो भी ट्रेडिंग होती, दूसरे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते दूसरे कंट्रीज के साथ, उस पे टैक्स इंपोज्ड होता, ठीक है? उस पे कुछ पैसे लगते लोगों को। अब क्योंकि इतने पैसे लगते तो हर कोई इस चीज में जाता ही नहीं, इस बैरियर की वजह से। अब बाउंड्री क्रॉस करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? अभी तो लोग चलना ही सीख रहे हैं, तो लोग इस चक्कर में पड़ते नहीं, तो ना बाहर से कोई अंदर जाता, ना अंदर वाले लोग अभी इतने स्ट्रांग थे भी नहीं कि बाहर जा पाते। तो ये बाउंड्री जो लगाई थी वो था हमारा टैक्स बैरियर, जो कि इंपोर्ट्स पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी फॉरेन ट्रेड को कर्ब करने के लिए। अब इस बाउंड्री को जब तोड़ा गया तो क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, यानी कि बैरियर हटाया गया, तो इससे हुई लिबरलाइजेशन। सो जो ये रिस्ट्रिक्शन, बैरियर को रिमूव किया गया बच्चा, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्यों किया गवर्नमेंट ने? हमें समझ आ गया। एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के लिए इन 1991 गवर्नमेंट रियलाइज
कि अब जो हमारे अपने लोग हैं दे आर केपेबल ऑफ बीइंग पार्टिसिपेटिव इन द फॉरेन इन द वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन। ये बाकी के लोगों के साथ कंपीट करने के लिए अब सेल्फ सफाइज्ड है, दे हैव स्टूड ऑन देयर ओन लेग्स, अब वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि अब हमारे इकोनॉमी को ग्रो कराना था, उस स्टैग्नेंट जो वापस एक स्टैग्नेंसी आ रही थी उसको हटाना था, उस स्टैग्नेंट स्टेटस को रिमूव करना था। इसके लिए भी जो है ट्रेडिंग बाकी लोगों के साथ शुरू करनी जरूरी थी। तो अब इंट्रोड्यूस हुई 1991 में इन सारे बैरियर्स को हटा करके एलपीजी पॉलिसी। एल आपको मैंने बताया लिबरलाइजेशन होता है बच्चा, पी होती है प्राइवेटाइजेशन एंड जी होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमने पहले ही समझ लिया है, पूरे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, लोगों के साथ एक्सचेंज करना, सर्विसेज, गुड्स, टूरिज्म, पीपल, कल्चर, लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट, राइट। लिबरलाइजेशन हमें समझ आ गया, ये जो डिफरेंट पॉलिसीज थी जो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी उन पॉलिसीज को हटा दिया गया, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब एक वर्ड हमारा पी रह गया, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो बच्चों हमने समझा है दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। पहले सब कुछ मोस्टली हुआ करती थी पब्लिक, यानी कि मोस्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड सेइंग दैट वी आर रेडी टू आउटसोर्स, हम आउटसोर्स करेंगे काम, एट द सेम टाइम हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने देंगे। जैसे कि पहले कुछ चीजें, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन ले लो, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही उस चीज को ऑथोराइज करती थी। नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज व्हिच इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट और solely take the responsibility of construction of roads and there are so many other things. For example, कोविड का टेस्ट अभी ले लो, पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही थी, फिर धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आने लग गए। So this is basically privatization. Now privatization already हो चुकी है, अब अभी वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, पहले जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी सिर्फ गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी जिन चीजों को, अब उसमें प्राइवेट कंपनीज भी आने लग गई। पहले जैसे टेलीकॉम सर्विसेज सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था, नाउ वी हैव एयरटेल, वोडाफोन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। सो ये सारी चीजों में प्राइवेट कंपनीज भी आने लग गई, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो क्या हुआ? बैरियर्स जितने भी फॉरेन ट्रेड पे थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद other countries around beyond the boundaries of the country, our own nation, ये जब हटाया गया, इस पॉलिसी को हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। कब आई थी ये? 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। अब इसके बेनिफिट्स क्या थे, क्या क्या फायदा हुआ हमें? बच्चा देखो, इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा थी। एक तो हमें ये समझ आ गया कि हमारे अपनी कंपनीज जो है अब वो वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं उनको भी एक रियलिटी चेक होने का लेने का जरूरत थी। अभी उनका लेवल क्या था? कंज्यूमर्स उनके इंडियंस थे, अभी उन्होंने बाकी वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर कहीं ना कहीं देखा नहीं था, तो उनकी क्वालिटी उसके हिसाब से शायद कहीं ना कहीं सबड्यूड थी। अब इसकी वजह से क्या होगी? उनको भी कंपटीशन मिलेगा, दे विल आल्सो बक अप एंड दे विल आल्सो इंप्रूव, दे वुड हैव आल्सो इंप्रूव देयर क्वालिटी। तो एक ये आइडिया था कि क्वालिटी इंप्रूव होगी। बेनिफिट्स उसके साथ साथ ये थे उन लोगों को दिए गए कि ये डिसीजन कंप्लीटली उन पे छोड़ दिया गया था कि भैया आप अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बिजनेसेस वर अलाउड टू मेक दिस डिसीजन कि क्या वो इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। गुड्स जो है वो इंपोर्ट भी हो रही थी, एक्सपोर्ट भी हो रही थी, आसानी से हो रही थी, और इसीलिए अब कई सारी फॉरेन कंपनीज जो है यहाँ आने लग गई और सेटअप करने लग गई, और ऑफिसेस जो यहाँ की भी कई सारी हैं वो बाहर जाकर के सेटअप करने लग गए थे अपनी जरूरत के हिसाब से। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको लग रहा होगा कि मैम अगर इंपोर्ट पूरा बंद था, एक्सपोर्ट तो खैर नहीं होता था, इंपोर्ट भी अगर पूरा बंद था, एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत शायद होता भी हो, तो हमारी सारी चीजें तो यहाँ नहीं प्रोड्यूस होती थी, तो हम कैसे मैनेज करते थे? तो बच्चा कुछ एसेंशियल्स जैसे कि मशीनरीज, पेट्रोलियम, ये सब हमें पता था। फ्यूल्स की हमारे पास अपना नहीं है, हम अपना मैन्युफैक्चर नहीं करते। सो जो एसेंशियल्स थे उनको एक्सेप्शंस दिए गए थे, वो आराम से इंपोर्ट हो सकते थे, या उनपे जो बैरियर्स थे भी, जो टैक्सेस थे वो कम अप्लाई होते थे। तो पॉलिसी उस हिसाब से बनाई गई थी। मेजर चीजें जो आराम से हम अपने लिए क्रिएट कर सकते थे और जो हमारी इकोनॉमी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीजें यहीं पे मैन्युफैक्चर होती थी। ठीक है, अब इन सब चीजों की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेज किया गया, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे बहुत स्ट्रांगली प्रेज भी किया इन बैरियर्स को हटाना। उनमें से एक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सो बच्चा बेसिकली पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग हो रही है ये उसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझो, जब ये बैरियर्स हटाए गए तो कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आने लग गए, ट्रेड जो है फ्री फ्लो होने लग गया। नाउ दिस वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ देम।
क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की रोक टोक ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है। अगर ट्रेड को फ्लरिश करना है, इकोनॉमी को फ्लरिश करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड ट्रेड को फ्लरिश करना है, तो कहीं पे भी ये रेस्ट्रिक्शंस, कहीं पे भी ये बैरियर्स बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। ट्रेड होना चाहिए बिल्कुल फ्री फ्लोइंग, जब मन जहां ले जाओ, जब मन वहां से ले आओ। दैट्स हाउ ट्रेड शुड बी। और इसीलिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमेशा प्रमोट करती हैं कि हर एक कंट्री को लिबरलाइज कर देने चाहिए उनके पॉलिसीज, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा के रखनी चाहिए। इनमें से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, पर्पस, इसका एम क्या है? तो इनका एम ये है कि ये दुनिया में मॉनिटर करे कि कितने आराम से ट्रेडिंग फ्लो हो सकता है। जो कंपनीज, जो कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है, उनको मना है कि नहीं नहीं बच्चे आप मत सुनो, ऐसे इसको लिबरलाइज कर दो, आपकी कंट्री का फायदा है, दूसरी कंट्री का फायदा है। तो इनका पर्पस बेसिकली ये है। इसके साथ साथ ये रूल्स पॉलिसीज बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड की। जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस कुछ वर्ल्ड वाइड देखता है, ये ट्रेडिंग के टर्म्स में WTO देखता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कुछ रूल्स बनाती है और मॉनिटर भी करती हैं कि सारी कंट्रीज इन रूल्स को ओबे कर सके। वरना आपको पता है सैंक्शन वगैरह का प्रॉब्लम तो है ही, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ लफड़ेबाजी हो जाएगी। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन है? सो बच्चा अभी इसके मेंबर्स अराउंड 164 कंट्रीज हैं। कुछ 4 साल पहले तक 160 कंट्रीज थी और नई 4 कंट्रीज आ गई हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। डेवलप कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। ठीक है, वैसे तो WTO का काम है कि वो ये ध्यान रखे कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सके ऐसे रूल्स बनाने के लिए कि वो और डेवलप हो सके, डेवलप कंट्रीज में ऐसे कर सके कि उनकी इंटीग्रेशन बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हो सके, ट्रेड आराम से फ्री फ्लो हो सके, प्रॉपर रूल सेट हो सके, सब खुश रहे। फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना इनका काम है। However, corruption और biases हर जगह ही है, यहां पे भी है, यहां पे भी what they are doing is they are not fairly operating and they are letting the developed countries, जो ज्यादा पावरफुल कंट्रीज है जैसे कि USA, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उनके फेवर में ये थोड़ा ज्यादा एक्ट करती हैं और उनको अनफेयर मीन से जो उनके बैरियर्स है रिटेन करने देती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं फोर्स करती हैं या पुश करती हैं टू लेट डाउन देयर बैरियर्स, विच इज नॉट फेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है अभी बिटवीन द अबाउट द सेट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रूल सेट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अभी देखो फर्क क्या है समझते हैं। देखो, इंडिया में हमारा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली वर्किंग अंडर द प्राइमरी सेक्टर, अंडर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. However, in USA, because it is a developed nation, hardly 1% of people work under that, which means 0.5% of people are employed under agriculture. उसमें भी उनकी गवर्नमेंट भर भर के उनको सब्सिडीज देती है, भर भर के पैसे देते हैं. अब क्योंकि उनको गवर्नमेंट से इतने पैसे, इतनी रिफॉर्मेशंस मिल रही हैं, उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अ बिग डिफिकल्टी. उनको सब कुछ मिल जा रहा है. देखो, उनकी अपनी कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो जो भी पैसा आ रहा है वो उनके लिए प्रॉफिट है. इसकी वजह से जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में, दे कैन सेल इट एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस, बहुत ही सस्ते में बेच सकते हैं. अब देखो, मेरा किसी चीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑलमोस्ट 1 रुपया. अब मैं उसको 4 रुपए 5 रुपए में भी बेचूंगी तो मुझे इतने रुपए की फायदा हो रहा है, राइट? If my producing cost is only 1 rupees, even if I sell it for 5 rupees, I'm getting a profit of 4 rupees. 4 times extra of what I have invested. That's a huge profit, correct? अब आप इंडिया का सिनेरियो अगर देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों की लग जाती है 3 to 4 रुपीज इन प्रोडक्शन इटसेल्फ. तो अगर वो 5 रुपीज में सेल करेंगे बच्चा, तो उनका प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपी होगा. ऐसे में डेवलपिंग कंट्रीज तो कभी डेवलप ज्यादा कर ही नहीं पाएगी, और जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट कर दे रही है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. नाउ दिस इज एन अनफेयर ट्रीटमेंट. उन्होंने पुश कर दिया डेवलप कंट्रीज ने, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप जो भी सब्सिडीज दे रही हो, आप अपने जो भी फार्मर्स को, अपने वर्कर्स को पॉलिसीज के अंडर सपोर्ट दे रहे हो, वो सब हटा दो. डेवलपिंग कंट्रीज ने WTO की बात मान करके हटा दिया है, बट यूएसए अभी भी ऐसा नहीं कर रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज अनफेयर एंड दिस इज वेयर द WTO नीड्स टू स्टेप इन एंड मेक इट यूनिफॉर्म फॉर बोथ द कंट्रीज. या तो वहां से भी हटवा दे या फिर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अप्लाई करवा दे. सो दिस इज व्हाट WTO इज एक्चुअली सपोज टू डू बट इज स्टिल नॉट डूइंग. गाइस, क्विक इन्फॉर्मेशन. आप सब हमेशा मुझे बोलते रहते हो मैम एंटी ऐसी की भी पढ़ाई करवा
दो, एनटीएससी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है हमारे अपने वेदांतो ओलंपियाड स्कूल चैनल पे। ठीक है, आपको यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी एनटीएससी की सुपर स्प्रिंट जो शुरू हो चुकी है फ्रॉम 4th of November, इज गोइंग टू गो ऑन टिल 3rd of November, मंडे से सैटरडे। टाइमिंग है 1:30 PM एवरी डे ऑन दीज 6 days, राइट। लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे शेयर होंगे बच्चे बहुत सारे न्यूज, टिप्स, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू एनटीएससी, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड ओवर हियर। आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारे डिस्काउंट पे 90% डिस्काउंट मिलने वाला है एनटीएससी 2020 प्रेप सीरीज पे। सो गाइस, इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट पैकेज रजिस्ट्रेशन तो आपको जाना है ये नीचे दिए गए लिंक पे और कूपन कोड NTSC 20 प्रेप यूज करना है। इफ यू जस्ट वांट टू रजिस्टर फॉर द टेस्ट, NTSC टेस्ट रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आपको नीचे सेकंड वाला लिंक जो यहाँ पे दिया गया है इसको रेफर करो और NTSC 20 मॉक यूज करके 90% तक का डिस्काउंट ले जाओ। नाउ दैट इज अ सुपर न्यूज। अभी तो बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें 90% डिस्काउंट मिल रहा है, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो जिसको जो जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले वो वहां से उठा ले। अब इसी पे बात करते हैं प्रॉफिट, हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया में कैसे हुआ, प्रॉफिट किसको हुई, बेनिफिट किसको हुआ, कैसे हुआ बच्चा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ कंज्यूमर्स को। कंपटीशन जो है छोटे बड़े हर एक स्केल के इंडस्ट्रीज में होने लग गई। ठीक है, नेचुरली ग्लोबलाइजेशन हो गया, बाहर की भी कंट्रीज आ रही हैं, अंदर भी बाहर की कंट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज के का सामान लेकर आ रही हैं। इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, तो आपस में भी लोकल प्रोड्यूसर्स भी आपस में compete कर रहे हैं। As a result of all of this competition, लोगों को बहुत ज्यादा चॉइसेस मिल गई। ये सारी चॉइसेस के साथ उन्हें मिल गया, एक तो इतनी सारी चॉइसेस मिल रही है, बाहर का सामान मिल रहा है, यहाँ का सामान मिल रहा है, वहां का सामान मिल रहा है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था, आप इंडिया में हो यहीं का सामान ले सकते हो, बाहर क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं चलता था। अब टेक्नोलॉजी की वजह से एक तो हमें पता चल जा रहा है बाहर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ और लिबरलाइजेशन के साथ साथ हम उसको इजीली ऑर्डर भी कर पा रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये सामान ला करके दे दो। Now, all of this is making the consumer more and more spoiled and more giving them more and more options. बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स बहुत की तो बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, बहुत ही सही। अब इसके साथ प्रॉफिट और क्या हो रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है बहुत ही कम दामों में। पहले बाहर से कोई सामान आता था तो बहुत महंगा आता था कि बाहर से आया है, इंपोर्ट टैक्सेस लगे हुए, ये सब कुछ जोड़ करके लोगों को पैसे देने होंगे। अब क्योंकि इंटरनली इतना सामान कुछ प्रोड्यूस होने लग गया है, बाहर वाले लोगों ने भी रियलाइज कर लिया है कि भाई इतने पैसे चार्ज नहीं कर सकते, इनके पास तो अपना खुद का अवेलेबल है, तो अगर हमें सेल करना है तो हमें प्राइसेस रखनी होंगी कम। एट द सेम टाइम इंटरनली जो पहले जो हमारे अपने लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, वो थोड़ा सामान का दाम ज्यादा रखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं और से अवेलेबिलिटी है ही नहीं सामान की, इनको खरीदना तो हमसे ही पड़ेगा। अब उनको पता है कि भाई इनके पास ऑल्टरनेटिव्स है, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स है, तो उन्हें भी अपनी प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंज्यूमर्स की हो गई बल्ले बल्ले, उनको मिल गया सारा सामान बहुत ही कम पैसों में और क्वालिटी भी बहुत अच्छी। बच्चा अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई क्यों खरीदेगा इतने टफ कंपटीशन के साथ, जहां अगर आप एक ना लो तो 10 आपको और बेचने को तैयार है। तो लो प्राइसेस, great competition giving great choices, a wide range of choices, qualities are very high, ultimately influencing the living standard of the consumers. living standard consumers को living standards को influence करते हुए उसको enhance कर दिया गया है। लोगों की living standards अब हो गई हैं ज्यादा ऊपर। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी को कैसे प्रॉफिट हुआ, तो देखो हमें पता है कि बाहर की कंपनीज आकर के इन्वेस्ट करने लग गई, हमें पता है बाहर की कंपनीज आकर के यहाँ पे कोलैबोरेट करने लग गई, बाहर की कंपनीज आकर के यहाँ की कंपनीज को एक्वायर करने लग गई, जो भी आई जिस भी कैपेसिटी में आई लेकर के आई बहुत सारा पैसा। ये पैसे किस चीज के काम आएंगे, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम आएंगे, करेक्ट। तो ये जो कोलैबोरेशंस होने लग गई फॉरेन कंट्रीज के साथ, उनके साथ आने लग गया बहुत बहुत ज्यादा पैसा। बच्चे हमने पिछले 20 सालों में देखा है एमएनसी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसको उन्होंने ऑलमोस्ट जो है डबल कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है पिछले 20 सालों में। इसका मतलब क्या है, उनको भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब हमें भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके साथ जो है हमारी इकोनॉमी भी हो रही है डेवलप। अब जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से बच्चे नए नए अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, नई नई कंपनीज आने लग गई और नए नए सर्विस प्रोवाइडर्स भी आने लग गए, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडियन में
जो है आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगे। ये जो है हम लोग बाहर के लोगों को देने लगे हैं ना, नई अपॉर्चुनिटीज आने लगी कंपनीज के लिए, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, खास करके आईटी सेक्टर में। जैसे कि हमें पता है एक लंदन मैगजीन है, वो प्रोड्यूस करी है मैगजीन लंदन में, लेकिन उसका कॉल सेंटर यहाँ इंडिया में है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी कि इसके साथ साथ जैसे कि ये आईटी प्रोडक्शन तो है ही, मतलब आईटी में तो आपका प्रोग्रेस है ही, एट द सेम टाइम कुछ होस्ट सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि डेटा एंट्री हो गई, अकाउंटिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए। ये सारे भी यहाँ इंडिया में जो है लोग करने में बहुत माहिर है। इन सब चीजों की स्किल्स हमारे इंडियंस में बहुत अच्छी होती हैं, एंड बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मैन पावर, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल है कि ऑल ऑफ दिस लेबर द फॉरेन कंट्रीज आर गोइंग टू गेट फॉर अ वेरी इकोनॉमिकल, वेरी चीप प्राइस। इसकी वजह से जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो आकर के इन सारी चीजों के लिए, सर्विसेज के लिए इंडियंस को ही कॉन्टैक्ट करते हैं, which is creating a lot of new job opportunities. At the same time जो local companies है, ये बड़े बड़े कंपनीज को देनी है रॉ मटेरियल्स। अब क्योंकि बड़ी कंपनीज को रॉ मटेरियल्स इनसे मिल रहा है, तो ये जो छोटी कंपनीज है वो भी उनके साथ साथ प्रॉस्पर कर रही हैं, बड़ी हो रही हैं, पैसे कमा रही हैं। अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा हुआ, तो हमें ये समझ आ गया कि कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ, हमें ये समझ आ गया कि इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये है, इंडियन प्रोड्यूसर्स को फायदा क्या हुआ। अगर आपसे सवाल आता है 3 नंबर का या 5 नंबर का कि व्हाट आर द advantages of globalization, especially in context of India, guys, you can easily answer this question. What are the profits that the consumers had? What are the profits that the Indian companies had? जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूं। We have already seen what are the profits that the Indian economy had, right? इसके बाद हम ये भी देखेंगे profits of MNCs and profits of the Indian companies which have now turned into MNCs. 5 mark का question sorted, 3 mark का question sorted. Okay? तो अब है greater competition among Indian producers. अब जो बाहर की कंपनीज आ रही हैं वो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंपटीशन दे रही है बाहर से आके। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपस में भी लोग कंपीट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, राइट। जो टॉप इंडियन कंपनीज थी अब वो इस सब से बहुत ज्यादा फायदा उठाने लग गई, इस इंक्रीज कंपटीशन का। इस बढ़ते हुए कंपटीशन में वो भी हिस्सा लेकर के और ज्यादा प्रमोट होती गई, और ज्यादा बड़ी होती गई। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन्हें इतना फायदा हुआ कि कई सारी जो हमारी बड़ी कंपनीज थी वो खुद पहले सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड थी, अब वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज में ट्रांसफॉर्म हो गई। कुछ चीजें वो यहां से लेने लग गई, कुछ चाइना से, कुछ यूरोप से, कुछ यूएस से, अलग अलग जगह अपने ऑफिसेस सेट करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट आई हैव माई सिस्टर, कजन सिस्टर हु इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अभी अभी अपनी जो टेक की कंपनी का जो टेक सेगमेंट है वो सिलिकॉन वैली में सेट किया है, यूएस में सेट किया है। क्यों? कंपनी इंडियन है, इंडिया में सब कुछ हो रहा है, बट क्योंकि वहां पे उन्हें वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल रही है, उन्होंने वहां सेट किया। सो दिस इज हाउ दे आर नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ मल्टीनेशनल कंपनी। और इसी तरह से हमारे कई सारे कंपनीज बड़े होते गए, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी विच ऑपरेट्स इन मशीन्स, टाटा मोटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस इन आईटी, एशियन पेंट्स एंड पेंट्स एंड एटसेट्रा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि एमएनसीज में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसका ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उन्हें भी मिलता गया, करेक्ट। अब जो है कई सारी लोगों ने, कई सारी कंपनीज ने बहुत सारा गेन किया है, बहुत सारा प्रॉफिट किया है, ठीक है। और किस तरह से गेन हुआ है उन्हें ये, तो बच्चा इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही थी ये फॉरेन ट्रेड्स की वजह से, ये फॉरेन कंपनीज की वजह से, ये इसकी वजह से, इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उन्हें मिलती गई नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्शन मेथड्स। बड़ी बड़ी कंपनीज आकर के पैसा दे रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि इसका फायदा छोटी कंपनीज कैसे उठा रही थी। उनको नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स, नए कैपिटल्स, एसेट्स बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, इन कंपनी से पैसा मिल जा रहा था, ठीक है। इस वजह से उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, उनकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ गई। एट द सेम टाइम जब वो कोलैबोरेट कर रहे थे फॉरेन कंपनीज के साथ, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। ये जो सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस हो गए थे, इसकी वजह से उन्हें मिल गया बहुत सारा प्रॉफिट। इज ऑल्सो व्हाट वी हैव सीन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एसेट्स मिल गए, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो सेल तो बढ़ ही जाएगी, है ना। उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ने एक और बहुत बड़ी चीज की है, मैंने जैसे आपको बताया बच्चा कि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर दी है एम्प्लॉयमेंट की इन द सर्विस सेक्टर। उसके बाद अब बात करते हैं चौथी चीज, बेनिफिट्स टू एमएनसीज। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज यहां आ रही है, तो उन्हें फायदा तो हो रहा होगा। क्या फायदा हो रहा है? तो अब देखो,
एमएनसीज इन सारी चीजों में बड़ी इंटरेस्टेड होती है, सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिनके बायर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बायर्स का नंबर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत कंज्यूमर्स हैं। तो इसलिए ये जितनी भी कंपनी थी जो ये सारा प्रोडक्शन कर रही थी वो बड़ी 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 और बहुत बड़ी होती चली गई। आप देख लो, पेप्सिको को देख लो, कोको कोला, पेप्सी, ये वो बना दिया, कुरकुरे की कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, मतलब जो बाहर से आ रही है, जो इंडिया में भी काम कर रही है। लेस की कंपनी है, आई थिंक फ्रीटो इज द कंपनी दैट प्रोड्यूसेस लेस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो बच्चा बाहर की सारी कंपनीज आती गई हैं और इन सब चीजों में जो है बिजनेस फैला करके बहुत बड़ी बनती गई है। इंडिया ने तो बहुत लोगों को बड़ा किया। ठीक है, अब हमें समझ आता है कि ये पूरे ग्लोबलाइजेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया दे हैव टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लोग अपने आप ही नहीं आएंगे, हमें दिखाना होगा कि आप जब हमारे पास आ रहे हो तो आपके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी हैं, आप कितने बड़े खुद में बन सकते हो। हमें ये प्रॉफिट उन्हें शो करना होगा, हमें उन्हें दिखाना होगा, आप लॉस में नहीं जाओगे। देखो बच्चे, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपने सुना होगा स्टार्टअप कल्चर आजकल बड़ा चला हुआ है। कोई भी अगर आइडिया लेकर के आता है कि ये मेरा स्टार्टअप है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, कोई भी सुनते ही तो ऐसे पैसे नहीं दे देगा। उनको पैसे देने के लिए देखना होगा उनके पास प्रॉफिट कितनी है। तो वहां पे जो स्टार्टअप के और जो फाउंडर्स हैं जिनका आइडिया है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखाएं कि भैया ये प्रॉफिट मिलेगी आपको, ये हमारा आइडिया से सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे आपका फायदा है। ऐसे ही यहाँ पे अब इंडियन मार्केट में अगर हमें पैसे चाहिए तो यहाँ पे हमारे स्टार्टअप के फाउंडर्स कौन है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है, गवर्नमेंट्स है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताएं कि यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कैसे फायदा है, एंड हाउ विल दे ग्रो एंड टू गेट देम इनसाइड। इसके लिए वो उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल जोन सेट किए गए जिन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। आप देख सकते हो, देयर हाईलाइटेड इन हियर एसईजीज व्हिच आर बीइंग सेट अप। अब एसईजीज में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। हर एक चीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट कर सके, ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सके, वो सारा फायदा आपको मिलता है यहां पे। इनफैक्ट इन सारे जोन्स को ये लिबर्टी भी दी गई है कि उन्हें पहले 5 सालों तक तो टैक्सेस भी नहीं देने। यानी कि भाई अब तुम शुरू नया नया बिजनेस शुरू करते हो तो हम कहते हैं ना कि सैलरी हम कम देंगे लोगों को, या हम सैलरी नहीं देना चाहते, अगर फ्री में लोग काम कर ले तो कितना अच्छा जाएगा, कंपनी सेट हो जाएगी, प्रॉफिट बहुत बहुत बनेगा, फिर भाई भर भर की सैलरी लेना। यही चीज गवर्नमेंट ने भी अप्लाई कर दी। उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तुम 5 साल अपना टाइम ले लो, तुम सेट कर लो, उतने दिन तुमको टैक्सेस भी नहीं देने। तो गवर्नमेंट लंबा सोच रही है, एक बार 5 साल में कंपनी हो जाएगी बड़ी, फिर आराम से मजे से टैक्स लेंगे, है ना। तो ऐसी चीज को बोल दिया कि 5 साल तक सेटअप करने के बाद तुमको टैक्स भी नहीं देना, एक बार तुम सेट कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद बढ़िया से सॉर्ट हो जाना, उसके बाद हमें टैक्सेस देना, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए इन सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ताकि वो आए अपने हिसाब से जो है लेबर हायर करें, आज चाहिए नहीं चाहिए, कल चाहिए, सिक्योरिटी कैसे देनी है, कितने पैसे देने, ये सब उनके हाथों में विद बेसिक्स जो है छोड़ दिया गया। उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि अब वो जैसे चाहे लोगों को हायर कर रहे हैं, कैसे क्या पॉलिसीज रखनी है, क्या रूल्स रखते हैं, ये क्या प्रोग्राम्स रखते हैं, ये सब वो लोग डिसाइड करें। और इसकी वजह से दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज दे आर द सोल डिसीजन मेकर्स राइट नाउ। द गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ दैट विद वेरियस पॉलिसीज। हाउएवर दिस इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द पीपल in the country, for the workers in the country, and we will see how ahead. ठीक है, अब इसका पंगा पड़ गया है, एक चैलेंज जो है सबसे ज्यादा पड़ गया है छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस पे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है गाइस। या तो उन्हें अपनी क्वालिटी अच्छी बना करके बड़ा बनकर, या छोटे में ही एकदम सॉलिड क्वालिटी दे करके कंपीट करना होगा, और दे आर गेटिंग पेरिश्ड। वो लोग इन सब लोगों के साथ गायब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कुछ ऐसी कंपनीज का, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे बैटरीज, टॉयज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा का, उन्हें बहुत बड़ा झटका मिला है इस बड़े कंपटीशन की वजह से। क्योंकि ये छोटी कंपनी थी, इनका बजट छोटा होता था, इनके प्रॉफिट्स छोटे होते थे, ये अपना छोटा प्रोडक्शन छोटे से कैपिटल के साथ करके एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले लेते थे। अब क्योंकि बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनकी प्राइसेस होती हैं कम सामान का, उनका सेल होता है, उनकी सेलिंग ज्यादा होती है, और उसका लॉस सहना पड़ता है इन छोटे प्रोड्यूसर्स को।
ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। अब ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ग्लोबलाइजेशन के हैं। गाइस दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अब सवाल आता है, लेट्स इट कुड बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव है, जरूरी पॉजिटिव आए जरूरी नहीं है। अगर आपसे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख सकते हो। अगर सिर्फ पॉजिटिव पूछा गया, हमने अब तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आपने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी को, कंज्यूमर्स को, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, फॉरेन प्रोड्यूसर्स को एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होता है और कैसे होता है। 5 पॉइंट्स हमारे पास आ गई हैं। 3 से 5 मार्क तक जैसा भी क्वेश्चन है हम इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो ये रहा। हमें एक चीज सबसे पहले समझ आई कि हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत बड़ा झटका मिला है। या तो दे हैव टू compete और दे विल गेट perished, which means small producers are having a very difficult time, which is not good for the economy of the country naturally. However, it's not going to influence on a very great manner. बहुत बड़ा झटका हमारी इकोनॉमी को नहीं लगेगा, बट लोगों को तो लग रहा है। लोगों की एम्प्लॉयमेंट, लोगों का प्रॉफिट भी तो नेशन की, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट। दूसरा क्या है, ये जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है, इसने बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर दिया है ऑन द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स है, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को लेकर के, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कभी लोगों को तुरंत हायर करते हैं, कभी लोगों को तुरंत फायर करते हैं, या सिर्फ कुछ दिन के लिए हायर करते हैं। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है, तो बहुत ज्यादा पंगा पड़ रहा है इन हमारे वर्कर्स को। वेजेस बहुत लो हैं, कुछ दिन के लिए काम चाहिए भाई, थोड़े से पैसे देकर के काम करा लो। कोई लॉ तो वैसे भी नहीं है कि इतने पैसे देने ही है, तो इसका लॉस भी हमारे वर्कर्स ही सह रहे हैं। Because of that, most of the workers today जो है वो employed है unorganized sector में, organized sector में they are not able to be employed। तो ये सारे जो है ये negative impact है ग्लोबलाइजेशन के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, ठीक है। चलो अब जो है हमने देखा कि WTO और ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चीजों के साथ हमें एक चीज समझ आ गई कि मुझे अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो फ्री और फेयर ट्रेड होना चाहिए, लेकिन हाउएवर वो अभी हो नहीं रहा है। तो कैसे हम स्ट्रगल करके, हाउ कैन वी इंश्योर कि फ्री और फेयर ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक चीज हमें समझ आया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उससे सबका फायदा नहीं हुआ है। हमने देखा पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हुए, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए, बट ऐसी कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं हो सकती है जिससे हर एक इंसान का फायदा नहीं हो रहा है, या फिर सस्टेनेबिलिटी से पहले वो फेयर नहीं हो सकती। तो इन ऑर्डर फॉर द ग्लोबलाइजेशन टू बी फेयर, हमें ऐसे क्रिएट करनी होगी अपॉर्चुनिटीज की हर एक इंसान का फायदा हो, बड़ों से लेकर के छोटों का, रिच से लेकर के पुअर तक का, बड़ी इंडस्ट्री से लेकर के छोटी इंडस्ट्रीज तक का, हर एक इंसान को बेनिफिट मिलना चाहिए और सबका शेयर जो है वो बेटरमेंट की तरफ होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के साथ। अभी क्या हो रहा है? अभी एडवांटेजेस सिर्फ उन लोगों को मिल रहे हैं जो लोग एडुकेटेड है, जो लोग स्किल्ड है, या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिनके पास ये सब नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर टू केटर टू ऑल ऑफ दैट। अब ये कैसे इंश्योर होगा? ये इंश्योर होगा गवर्नमेंट्स के साथ। हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बिकॉज दे हैव अ मेजर रोल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेकिंग दिस पॉसिबल। Now how can government make this possible? एक तो सबसे पहले पॉलिसी सारे वो ही डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? So guys, this could be other question. What are certain steps that could be taken by the government in order to ensure fair globalization? तो आपका सवाल का जवाब ये हो जाएगा, सबसे पहले आप ये समझ लो, लेबर लॉज जो है वो प्रॉपरली बना करके उनको इंप्लीमेंट करना होगा कि बाहर से जो भी कंट्री आएगी, जो भी कंपनी आएगी, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको ये लॉज हमारे यहाँ फॉलो करने ही होंगे। शायद कुछ कम इन्वेस्टर्स आएंगे, बट जो आएंगे वो हमारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और हमारे लोगों को मिलेगा उनका हक। दूसरा होगा टू सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब जैसे हमें पता है फार्मर्स हैं या छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको प्रॉपर सब्सिडीज देना, उनको प्रॉपर सपोर्ट देना, ताकि वो भी एक फेयर प्ले का हिस्सा बन सके, इस कंपटीशन का हिस्सा बन सके। वो कंपटीशन में आने के पहले ही पेरिश हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो इसमें आकर के इन्वॉल्व हो सके। दूसरा, ये जो ट्रेड बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन से बच्चे ये जो हमने हटा दिए हैं,
ये गवर्नमेंट के हाथ में, ये कभी भी लग सकती हैं। उन्हें जैसे ही लगे कि बाहर का इंपोर्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, या फिर इंपोर्ट की वजह से इंटरनल सेल जो है, इंटरनल प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स और दैट दे नेटिव पर्टिकुलर नेशन का गुड्स है वो कम होता जा रहा है, दे कैन ऑलवेज पुट रिस्ट्रिक्शंस, दे कैन ऑलवेज पुट फिल्टर्स, दे कैन ऑलवेज पुट दीज बैरियर्स टू इन्फ्लुएंस द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड enhance it within their country. Then of course they can negotiate with the WTO, World Trade Organization, for fairer rules. अभी हमें पता है World Trade Organization is not being fair, तो हमें उनको पुश करना पड़ेगा कि हमें भाई इंसाफ चाहिए, ठीक है। कई सारी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप करी हैं, देयर आर लॉट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, वो सब की तरफ द WTO हैज बीन अ लिटिल अनफेयर। नाउ दे कैन कम टुगेदर, ऑल दीज डेवलपिंग कंट्रीज जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिनकी बातें सेम है, दे कैन कम टुगेदर एंड पुट सम प्रेशर ऑन द WTO, जो कि डोमिनेट करने दे रही है अभी डेवलप्ड कंट्रीज को ओवर द डेवलपिंग कंट्रीज। इस पे एक प्रेशर डाला जा सकता है, और ये हो सकता है व्हेन दे लॉबी टुगेदर, जब वो एक साथ आकर के पुश करेंगे तो WTO को भी सुनना पड़ेगा। तो ये एक दूसरी चीज है जो सारी डेवलपिंग कंट्रीज कर सकती हैं। एट द सेम टाइम गाइस, लोगों के हाथ में तो बहुत कुछ है ना, लोगों के हाथ में ही तो पावर है। अल्टीमेटली हर एक चीज जो रन हो रही है, कौन रन कर रहा है? लोग रन कर रहे हैं, पीपल आर रनिंग इट। सो पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन कम टुगेदर, प्रोटेस्ट एंड आस्क फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। इफ एवरीवन स्टार्ट्स आस्किंग फॉर इट, everyone will have to give it, whether it is the developed country, whether it is the developing countries, or whether it is WTO. So with that guys, we have come to the end of the session. हमने finish कर लिया ये chapter. It was a super fun session. अगर आपको पसंद आया है फटाफट से like कर दो, आपको clear हो गया है ग्लोबलाइजेशन कैसे fair है, क्या factors है, सब कुछ। Now here is your homework question. In which year did the government decide to remove barriers on foreign trade and investment in India? 1993, 1992, 1991 or 1990. With that we have finished the chapter. I will see you guys in the next session. Guys, do not forget to put your doubts in the comment section. अपने doubts comment section में जरूर डालकर जाना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे ही डाउट और मेंटी सेशन हो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। Make sure to like the video and do tell me in the comment section also कि आपको कैसा लगा वो वीडियो। And I will see you guys in the next session. Till then, stay home, stay safe. Happy Diwali in advance guys, and a very happy Dhanteras. Bye.